एक तरफ कोरोना की महामारी, वहीं दूसरी तरफ विकास की गति जो है वो रुक सी गई है। लेकिन आज हम एक ऐसी पंचायत में पहुंचे हैं जहां लगातार विकास की गति दी जा रही है। तमाम प्रस्ताव जो है वो पास किए जा रहे हैं। हम पहुंचे हैं गड़साना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 7 MLD मलकेवाड़ी, और हमारे साथ मौजूद हैं ओजस्वी ऊर्जावान सरपंच गुरलाल जी बराड़, जो लगातार कार्य को गति दे रहे हैं। तमाम प्रयास उनके द्वारा किए जा रहे हैं। गुरलाल जी, सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार विकास जी, धन्यवाद आपका। और आपने हमारी ग्राम पंचायत में पहुंचकर समस्याओं को उठाने के लिए, हमारी इंटरव्यू लेने के लिए, इसके लिए आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरलाल जी, जिस प्रकार कोरोना वैश्विक महामारी ने पूरे समूचे देश में पांव पसारे हैं और पंचायत मुख्यालयों पर विकास की गति कहीं ना कहीं रुक सी गई है, लेकिन तमाम आपके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? ये बिल्कुल आपकी सत्य बात है कि कोरोना के कारण जैसे ही हमारे चुनाव हुए और नए सरपंच चुने गए और उसके बाद में कोरोना जैसी महामारी पूरे वर्ल्ड में फैल गई, तो इसमें विकास की गति एक बार रुकी है। फिर भी प्रयास किए जा रहे हैं कि भी लोगों को रिलीफ मिल सके और विकास कार्य गति पकड़ सके। और इस संबंध में हमने छोटे मोटे काम जो है वो चालू किए हैं। थोड़ा बहुत बजट हमारे पास आया है, उसको लेकर हमने थोड़े थोड़े काम चालू किए हैं। तो हमारा ये उद्देश्य है कि जल्दी से जल्दी लोगों को इसमें रिलीफ दिया जाए। बिल्कुल, आप हमेशा इलाके में जनसंपर्क में रहते हैं। तमाम और सुख और दुख के तमाम साथियों के रूप में आप होकर कार्य करते हैं। लेकिन बात की जाए प्रस्तावों की, तो तमाम कौन से बड़े कार्य जो किए जाएंगे जिनको आपने आज तक जो प्रस्ताव हैं आपके द्वारा पास कर दिए गए हैं? मेरी ग्राम पंचायत में पेयजल एक मुख्य मुद्दा है। पीने के लिए जब तक शुद्ध पानी लोगों को नहीं मिलेगा तो दूसरे विकास के काम उसके आगे गौण है। खड़वंजे लगा देने, सड़कें पक्की कर देनी, शमशान भूमि की चारदीवारी बना देनी, मैं इन कामों को कुछ ज़्यादा बड़े काम नहीं समझता। पहले लोगों की सेहत से जुड़े हुए पेयजल, उसके बाद में ये मेडिकल लाइन में स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य केंद्र, उनके हालात बहुत ख़राब है ग्राम पंचायत में। और ये जो शिक्षा है, शिक्षा का भी मेरी जो पंचायत है उसमें 2-3 स्कूल अपग्रेड होने वाले हैं। स्टाफ की भी कमी है। और तीसरा जो मुख्य मुद्दा है नशा, जो नशा हमारे समाज में और हमारी इस इलाके में पैर पसार चुका है, इस पे अंकुश लगाना पुलिस की मदद से, लोगों को समझाइश से, ये मेरे मुख्य उद्देश्य है। बिल्कुल, शिक्षा की बात की जाए तो समूचा आपका परिवार भी पढ़ा लिखा है और हमेशा शिक्षा के कार्यों में आप अग्रणी भूमिका निभाते हैं। बात की जाए बालिका शिक्षा की, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? बालिका शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। बालिका शिक्षाओं के लिए पहले तो हमारे जो इलाका है ये ग्रामीण इलाका है। इसमें क्या लोग थोड़ा रूढ़िवादी और फिर पुरानी विचारधारा है कि वो बच्चियों को कहते हैं कि भी बड़ी हो गई, अब इनका बहुत पढ़ाई हो गई। तो मेरा ये जैसे कि उनको मोटिवेट करना कि बच्चियों को, आज बच्चियां कहीं भी पीछे नहीं हैं। कल्पना चावला से लेकर देश की प्रधानमंत्री महिला रही, देश की राष्ट्रपति महिला रही। तो बच्चियों को पढ़ाने के लिए उनको प्रोत्साहन करना, उनके माँ बाप को करना, और उसके बाद में ऐसी व्यवस्था करना स्कूलों में कि बच्चियों को कोई दिक्कत नहीं आए। तो ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। बिल्कुल, आप एक बड़े राजनीतिक ओहदे से हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी हैं आप। और बात की जाए, क्योंकि जो पंचायत के कार्य हैं कहीं ना कहीं टेंडर प्रक्रिया में उलझ गए हैं, तो इसको रफ्तार देने के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास जारी है? बिल्कुल, टेंडर प्रक्रिया से हमारे वैसे तो काम टेंडर प्रक्रिया से काम करवाना है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि नरेगा के जो काम है वो टेंडर प्रक्रिया से हो। लेकिन टेंडर प्रक्रिया में हमारे जो पर्टिकुलर दिक्कत आ रही है कि जो ठेकेदार हैं उन्होंने VSR रेट से कम टेंडर भर दिए। तो उससे ग्राम पंचायतों में काम नहीं हो रहे। काम अगर होंगे नहीं, और होंगे तो भी उनमें गुणवत्ता का सही ख्याल नहीं रखा जाएगा। तो हमने जिला लेवल पे भी ये बात की। पिछले दिनों कल्ला जी यहाँ गंगानगर प्रभारी मंत्री आए हुए थे, उनके आगे भी हमने ये बात रखी। और जल्दी समय लेकर CM साहब को भी इस बात से अवगत करवाएंगे कि जब VSR रेट तय हो गई, एक चीज कमेटी ने बना के एक चीज तय कर दी कि आपको 3800 रुपये मिलेगी, तो उसके बाद में फिर टेंडर की कोई रह नहीं जाता। और अगर इस बात के लिए ठेकेदारों को और इनको बाउंड किया जाए कि VSR रेट से टेंडर नहीं कम नहीं भरे जाए। अब 10-10%, 15-15% बिलो भर दिए है। 10-15% बिलो का मतलब है कि 3200-3300 रुपये ईंट के भाव हो गए 3800 वाले जब बिलो भरे जाते हैं।
तो 3200-3300 में इंटीरियर एरिया में ईंट भट्टे वाले नहीं पहुंचा पाते। फिर उसमें क्या होता है, या तो उसमें काम ही नहीं हो पाते, और या फिर गुणवत्ता जो है वो उसकी ईंट माड़ी ईंट लगाई जाती है, तो उसकी वजह से जो कामकाज प्रभावित होते हैं। और पंचायतों में ये पीछे भी हुआ है, कई पंचायतों में आज बजट 1-1 करोड़ रुपया, 50-50 लाख रुपया बजट पड़ा है। उसकी वजह यही थी कि VSR रेट से कम रेट में टेंडर थे और वो काम करवा नहीं पाए। बिल्कुल, आप जोशीले और ऊर्जावान नेतृत्व के धनी हो। बात की जाए, क्योंकि पंचायत समिति मुख्यालय पर जो पंचायतें होती हैं वहाँ बजट काफी दिया जाता है, लेकिन आसपास की जो पंचायतें हैं वहाँ बजट का काफी अभाव रहता है। इस बात को आपने कई बार प्रमुखता से उठाया भी है, तो क्या कहेंगे? इसमें विकास जी, वैसे तो बजट जनसंख्या के और वोटों के आधार पे बजट का डिवाइडेशन होता है, लेकिन हमारी कुछ योजनाएं ऐसी हैं, जैसे एक BADP योजना है, बॉर्डर डेवलपमेंट की योजना है, जो चल रही है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। और उसमें क्या है, उसमें एक गाइडलाइन है कि 0 से 5 किलोमीटर तक की पंचायतें ली जाती हैं, और ये BADP चल रहा है कम से कम 20 सालों से। तो मेरा एक तो यही निवेदन है कि इसमें BADP के जो चेयरमैन है जिला कलेक्टर होते हैं, जिला कलेक्टर चाहे तो उसमें कर सकते हैं कि ये BADP को बढ़ा के इसका दायरा बढ़ाया जाए, ताकि दूसरी पंचायतों में भी उसका डेवलपमेंट हो सके। और दूसरी बात यह है कि एक JJY, जो पेयजल के लिए एक JJY योजना, जिसको ग्राम पंचायत चलाती है, तो हमारी बहुत सी पंचायतें ऐसी हैं। मेरी पंचायत में भी 3 JJY योजनाएं चल रही हैं, रोजड़ी में 5 चल रही हैं, बेवाड़ा में 5 चल रही हैं। बहुत सी पंचायतें ऐसी हैं जिसमें उनका रख रखाव और उनके जो कर्मचारियों की तनख्वाह और बिजली के बिल ही बजट से भरे जाते हैं। मेरे पास जैसे पिछले दिनों 5-6 लाख रुपए बजट आया, तो मैंने उसके 2.5-3 लाख रुपए बिजली का बिल भर दिया, तो विकास हो ही नहीं पाता ना उन योजनाओं का। या तो ये राज्य सरकार अपने अंडर में ले पेयजल को, ये JJY पंचायतों से वापस ले, या इसके लिए भी अतिरिक्त बजट मुहैया कराए, ताकि इनको ढंग से चलाया जा सके। पानी पेयजल में जो सबसे, मैंने जो पहले ही आपको बताया कि पेयजल में जो सबसे बड़ी समस्या इसी को लेकर आ रही है कि इसमें ना फिल्टर। आज मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि पूरे इस ब्लॉक, गड़साना ब्लॉक में मुश्किल से 15% जो फिल्टर काम कर रहे हैं, बाकी फिल्टर नकारा पड़े। मेरी ग्राम पंचायत के फिल्टर तीनों योजनाओं के 2007 से बंद पड़े हैं, और बिना फिल्टर का पानी लोग पी रहे हैं, रॉ वाटर पी रहे हैं, तो जिसमें अनेक प्रकार के बैक्टीरिया जो आ रहे हैं। तो इससे बहुत बड़ा लोगों की सेहत के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। तो ये जब तक ये ग्राम पंचायतों के हैंडओवर रहेंगी ये योजनाएं, तो ग्राम पंचायतें इनको चला ही नहीं पाएंगी। या तो ये गवर्नमेंट अपने अंडर में ले, या इसके लिए अतिरिक्त बजट दिया जाए, ताकि फिल्टर वगैरह सुचारू रूप से चालू हो सके। और एक इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि जब ये स्कीमें बनी तब गाँवों की आबादियां बहुत कम थी। सही है। अब गाँवों की आबादी 4 गुना बढ़ गई। पीछे से जो पानी नहर से लेने के सैंपल हैं वो वैसे के वैसे ही पड़े हैं। डिग्गियां जो हैं वो उतनी बड़ी पड़ी हैं। आबादियां 4-4, 5-5 गुना बढ़ गई। अब वैसी पंचायतें हैं जहां भी अपने पीने को पानी नहीं लोगों को दे सकते, तो फिर दूसरे विकास की बात तो बहुत दूर की बात है। जब पीने को पानी नहीं बनते, लोग टैंकरों से मोल का पानी डलवाते हैं, हजारों रुपए उनके गर्मियों में टैंकरों में पानी डलवाने में लग जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी, ये पूरे इलाके की बहुत बड़ी समस्या है। इस पर ध्यान देना चाहिए, और ये राज्य सरकार को भी लिखेंगे। हमारे माननीय कल्ला जी इनके इसके मंत्री हैं, हमारे प्रभारी मंत्री हैं, मैंने उनको भी लिख के दिया, और उनसे फिर भी और आगे बात करेंगे। ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है इस इलाके की। बिल्कुल, बड़ा मुद्दा जल ही जीवन है। इस मुद्दे को लेकर आप बार बार प्रयास भी कर रहे हैं, और इलाके को निजात दिलाने के जो कार्य हैं वो किए जा रहे हैं। अब बात की जाए युवाओं की, तो चुनाव में जिस प्रकार देखा गया है, तो युवाओं के आप काफी हितैषी रहे हैं, और युवाओं ने बढ़ चढ़कर आपको वोट भी दिए। तो युवाओं के लिए क्या प्रयास रहेंगे आपके? युवाओं के लिए मेरे तो सबसे ज्यादा तो यही प्रयास रहेंगे कि कोई युवाओं के लिए खेल ग्राउंड बनाए जाए। ग्राम पंचायत कर सकती है, गांव लेवल पे जिम की व्यवस्था की जाए, ताकि युवा अपनी सेहत का ध्यान रख सके। एजुकेशन में युवाओं को जैसे स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है, उस पर ध्यान दिया जाए। ज्यादा से ज्यादा मेरी ग्राम पंचायत के बच्चे पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा उनको स्कॉलरशिप, क्यों गरीब लोग परिवारों से आते हैं, तो आगे की पढ़ाई उनके लिए कठिन हो जाती है। जो स्कूल से निकल के आगे जाते हैं ना, तो उनके लिए पढ़ाई कठिन हो जाती है। वो कॉलेज में जाना, वहाँ रहना करना, तो ये लोकल लेवल पे कॉलेज वगैरह की व्यवस्था हो, तो ताकि बच्चों को ये हो सके, दूर नहीं जाना पड़े, और उनका एक्स्ट्रा खर्चा नहीं हो। और ये सेहत के लिए इनको नशे से दूर करना, युवाओं को एक बार नशे से दूर करना, और खेल के प्रति जागृत करनी। मेरा एक उद्देश्य है कि मैं जल्दी इसमें कोई खेल ग्राउंड बनाए जाएं, ताकि खेल के लिए गवर्नमेंट से अतिरिक्त बजट लेके, तो उसमें बच्चों का जो है रुझान है वो खेलों की तरफ जाए, और नशों से वो दूर हो। बिल्कुल, नशे की बात की है, क्योंकि नशा जो होता है वो घर का नाश करता है, और हमारा सीमावर्ती इलाका है, नशे की सप्लाई भी होती है, पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाती है। और आप भी नशे से काफी दूर हैं, क्योंकि हमेशा आप लोगों को जागरूक भी करते हैं,
और नशे से दूर रहने के प्रयास भी करते हैं आपके द्वारा, तो युवाओं को किस प्रकार प्रेरणा दी जाएगी अब? युवाओं को नशे से दूर करने के लिए युवाओं का काम से जोड़ा जाए। बेरोजगारी भी एक नशे को बढ़ावा देती बिल्कुल है। सही बात की आपने। खाली जब बच्चा खाली रहेगा तो वो कुसंगति में पड़ेगा और नशे का। दूसरी बात, प्रशासन को, पुलिस प्रशासन से पहले भी मैंने निवेदन किया था। एक तो दारू की ब्रांचें हैं जो गांव में गली गली में खुली हुई हैं, मंजूर शुदा दुकान एक चले, ब्रांचें बंद हों। दूसरा, ये सिंथेटिक नशा जो पता नहीं कहां से हमारे इलाके में आ गया, जिसको चिट्टा बोलते हैं, ये भी खूब जो अब हमारे गड़साना एरिया में अब चल रहा है। ये नशे की गोलियां मेडिकलों पे बेची जाती हैं, परचून की दुकानों पे बेची जाती हैं, फेरी वाले, कपड़ा बेचने वाले, कोई अचार बेचने वाले, वो तक नशे की गोलियां बेचते हैं। तो इस पर थोड़ा पुलिस प्रशासन, बीट कांस्टेबल बीटों में रह के इस पे ध्यान दें। और हमारा भी दायित्व बनता है जनप्रतिनिधि होने के नाते कि लोगों को इसके बारे में बताया जाए कि भी इनसे दूर बचो। नशा एक ऐसी चीज है, अपने ये सोचते हैं, इसमें जनप्रतिनिधि उदासीन हो जाते हैं कि भी यार ये फलाने का बच्चा खा रहा है, मेरे मेरे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये दावे से कहता हूँ कि अगर ये नशा इस एरिया में ऐसे ही रहता तो ये हर घर में, हर घर तक ये नशा पहुंच जाएगा। हर घर में एक दो बच्चे इस नशे के आदी हो जाएंगे जिस तरह पहुंच रहा है। तो मेरी जनप्रतिनिधि से निवेदन है कि भी नशे वाले की पैरवाई नहीं करें। नशे वाले को अगर पुलिस पकड़ के ले जाती है तो उसको छुड़ाएं नहीं। और अपने अपने गांव में परचून की दुकानें, मेडिकल, अपनी पंचायत में जितने भी, उन पर पैनी निगाह रखें कि अगर वो ऐसा काम, तो अगर वो नहीं कर रहे हैं, अगर वो कर रहे हैं तो उनको रोकें। बिल्कुल, कांग्रेस के सिरमौर आप माने जाते हैं और कहा जाता है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो सचिव हैं कुलदीप जी इंदौरा, उनके राइट हैंड भी आप माने जाते हैं इलाके में। तो अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, क्योंकि सत्ता है अभी आपकी राज्य में, तो विकास की गति किस प्रकार बढ़ाई जाएगी आपके द्वारा? नहीं, ये ठीक है। विकास की गति तो देखो, वैसे तो विकास, कुलदीप जी सारे वर्करों की इज्जत करते हैं और बड़े अच्छे इंसान हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि हम उनको यहाँ से जिता नहीं पाए। एक एमएलए और एक पार्लियामेंट, इसमें विधानसभा में आदमी जाता है, एक अलग रुतबा होता है। लेकिन फिर भी कुलदीप जी एक प्रयास करते हैं। यहाँ जैसे भी हमको समस्या हमें आती है तो हम फोन से उनसे बात करते हैं, तो उसके हल करने की वो हमें आश्वासन भी देते हैं और हल करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन एक एमएलए का बजट लगना और एक विधानसभा से कोई चीज लेके आनी, ये एक अलग चीज हो जाती है। तो ये भी हमारा भी दुर्भाग्य है, आज राज कांग्रेस का होने के बावजूद भी हम, कांग्रेस का आदमी हमारा यहाँ से प्रतिनिधि हमारा नहीं गया। तो इसमें थोड़े विकास में और बड़े काम, जो बड़े कोई प्रोग्राम लेकर, कोई कॉलेज लेके आना या कोई और बड़ा हॉस्पिटल लाना, या उसमें थोड़ी दिक्कतें हैं। बाकी रूटीन के काम तो चल रहे हैं, हो रहे हैं। बिल्कुल। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो सचिव हैं कुलदीप जी इंदौरा, अभी मध्य प्रदेश के प्रभारी बना चुके हैं। तो कांग्रेस का वर्चस्व वहाँ क्या देखते हैं आप, क्योंकि इस बार कमान उनके हाथ में? नहीं, डेफिनेट एमपी से कांग्रेस ज्यादा सीटें जीतेगी। चेंज भी है। और जिस प्रकार से ये अध्यादेश 3 काले कानून आए हैं, उसको लेकर एक किसान वर्ग में, व्यापारी वर्ग में, मजदूर वर्ग में एक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक आक्रोश है। और ये आक्रोश आने वाले जो पार्लियामेंट चुनाव है उनमें फूटेगा। स्टेट चुनाव एक अलग तरह का चुनाव होता है, उसमें अलग चीज रहती है। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में मेरे को लगता है कि बीजेपी का इन अध्यादेशों के कारण एक बार सफाया होगा। बिल्कुल, किसान नेता भी आप माने जाते हैं। सिंचाई पानी को लेकर बार बार एक आवाज भी उठाई जा रही है, तो किस प्रकार देखते हैं आप? सिंचाई पानी का बहुत बड़ा मुद्दा है अपने गड़साना ब्लॉक के लिए। पूरी आईजीएन फर्स्ट फेज में हमने फर्स्ट फेज की लड़ाई भी लड़ी 2004 से लेकर। तो वो लड़ाई अभी मतलब निर्णायक दौर में नहीं पहुंची, अभी भी वहीं के वहीं है। ये मतलब मेरे को कहते हुए कहीं ये शर्म नहीं है कि सरकारें चाहे बीजेपी की आई, कांग्रेस की आई, लेकिन अभी इस समस्या का कोई जर्नल हल नहीं निकला है। तो इसका हल निकलना चाहिए। लाइफ लाइन है, जिंदगी और मौत का जो इसी चीज से जुड़ी हुई है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़ा हुआ ये पूरा इलाका है, चाहे वो किसान है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो मजदूर है, चाहे किसी भी वर्ग से वो आदमी आता है। तो इसकी समस्या का हल होना चाहिए। पानी, परमानेंट पानी जो इसका हल है, हमें एक परमानेंट पानी दिया जाए। आज हमारी ये स्थिति है कि पानी चल जाए तो पूरा चल जाता है, नहीं चले तो कभी पेयजल भी हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे भी गंग कनाल पैटर्न है या दूसरे भाखड़ा पैटर्न, उनमें एक कंटिन्यूटी है कि आपको इतना पानी मिलेगा।
तो हमारा जो रेगुलेशन है यहाँ एक एक महीने का बनता है कि एक महीने आपको 2 बार ये मिलेगी, फिर अगले महीने आपको 1 बार ही मिलेगी। तो किसान उसमें अपनी फसल को ढंग से नहीं बो पाता। उसको ये पता लग जाए कि आपको 2 बार ही मिलनी है, तो उसी तरीके से पानी बोले यहाँ चलते ही उसमें बंद कर दिया जाता है और चालू कर दिया जाता है। एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए आंदोलन जारी रहेगा, लगातार इसके लिए प्रयासरत रहेगी सरकारें, चाहे कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो। लेकिन ये हमारी ज़िंदगी और मौत का सवाल है, इसके लिए हम लड़ते रहेंगे। बिल्कुल 2004 के आंदोलन में आपने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी और इलाके में कहीं ना कहीं किसानों के लिए आप उभर कर एक नेतृत्व किया था आपने। अब बात की जाती है कोरोना महामारी की, तो तमाम ग्रामवासियों को क्या अपील करना चाहेंगे आप बचाव के लिए? नहीं, ये तो बहुत बड़ी महामारी है, पूरे वर्ल्ड में फैली है। इसके लिए सरकार की भी समय समय पर गाइडलाइन आती है और हम भी कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगाएं। और सबसे बड़ी बात ये है कि भी लोग इस बात को समझें, कम से कम भीड़ कम करें। चाहे वो शादी है, चाहे वो कोई अपने डेथ है, चाहे कुछ भी, उस पर कम से कम भीड़ करें। कम से कम बिना वजह घरों से बाहर नहीं जाएं, अनावश्यक भीड़ नहीं करें और मास्क का ध्यान रखें। यही बचाव है इसका, और कोई बचाव ही नहीं है। वैक्सीन जब तक नहीं आती तो इसके लिए लोगों को जागरूक रहना चाहिए और अवेयरनेस रहना चाहिए। बिल्कुल गुरलाल जी, मेरा अंतिम क्वेश्चन जो है कि एक बड़ा पर्व आने वाला है दीपोत्सव, तमाम जनता को, तमाम इलाका वासियों को, और कांग्रेस के आप कद्दावर नेता हैं, तो तमाम देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, दिवाली एक बहुत बड़ा पर्व है, तो इसके लिए मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा कि भी भाईचारे से दीपावली मनाएं, आराम से, और इसमें खर्च कम करें। कोरोना महामारी के कारण आर्थिक स्थिति लोगों की बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। आज दुकानदार की दुकान पे ग्राहक नहीं है, इसलिए बच्चों को समझाएं कम खर्च करें। पटाखे वगैरह से पोल्यूशन फैलता है, उसका भी कम से कम इस्तेमाल करें। और आज जो मिठाइयों में भी मिलावट का दौर है, घर पे ही अपना खाने पीने का सामान बनाएं। बाजार से एक तो रुपए की बचत है, दूसरा सेहत खराब होती है। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए दिवाली का पर्व मनाएं। दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ इलाका वासियों को। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ इलाके के सिरमौर गुरलाल जी बराड़, जिनका कहना है कि इस बार जो दीपोत्सव है वो खुशी से बनाएं और कहीं ना कहीं जो स्वदेशी वस्तुएं हैं उनको अपनाएं और चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। वहीं जनता द्वारा जो प्रयास है वो लगातार जारी है और इलाके में चहुमुखी विकास किया जाएगा और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो इलाके में चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर की जाएगी। मैं मेरे सहयोगी राकेश के साथ विकास पारिक, DPK न्यूज, गढ़साना।